मैं हद से ज्यादा सीधी लड़की थी। मुझे ज्यादा किसी से मतलब नहीं रहता था। मैं अपना जीवन सादगी के साथ ही बिताना चाहती थी। मेरी सहेलियां हमेशा मुझे अपनी शादी के किस्से सुनाया करती थी, परंतु मैं चुपचाप से उन सभी के किस्से को सुन लेती थी और फिर मुस्कुरा देती, क्योंकि शादी को लेकर मैंने वैसे भी कोई सपने नहीं देखे थे। लेकिन फिर वक्त बीता और अब मेरी शादी भी नीलेश के साथ हो गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। मुझे अंदर से काफी डर भी लग रहा था कि न जाने अब मेरा पति मेरे साथ क्या करेगा। मेरी ननद मेरे पति के बारे में पहले ही बता चुकी थी, जिस कारण से मुझे काफी डर लग रहा था। ननद ने बताया था कि भैया बहुत ही रोमांटिक है और वो तो भाभी सिर्फ आपकी तस्वीर को देखकर ही आपके दीवाने हो गए थे। लेकिन मैं तो उन लड़कियों में से नहीं थी जो रोमांस को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। मुझे तो एक नॉर्मल लाइफ पसंद थी। पति हर टाइम पत्नी की तारीफ करे और आगे पीछे घूमता रहे। मुझे इस तरह की आदत वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद ना थे। लेकिन नीलेश बिल्कुल वैसा ही था। शादी की पहली रात को ही उसने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में मेरी तारीफ करने शुरू कर दिए। उसने मेरे लिए एक शायरी पढ़ी, जिसे सुनकर मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई और मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर कहने लगा, सच में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। अभी जो मैंने तुम्हें शायरी सुनाई क्या तुम्हें समझ में आई? मैंने कहा कि अच्छी है। तो मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, अब तो तुम्हें रोज मेरी इस तरह की शायरी सुनने को मिलेगी। फिर मैंने कुछ नहीं कहा। तो अब वह मुझ पर अपने प्यार की बारिश करने लगा था और मैं भी उसमें भीगने लगी थी। नीलेश आम मर्दों की तरह बिल्कुल भी अलग था। उसने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा था कि मेरी माँ के आगे तुम जुबान मत चलाना, उनके हुक्म के आगे सर झुकाए रखना, मेरी बहनों की सेवा करना, और अब जब तुम अपने मायके से ससुराल आ गई हो तो सिर्फ यही के बारे में सोचना। उसने घर के किसी भी मेंबर के बारे में कोई बात नहीं की थी और सिर्फ बात की थी तो अपनी और मेरी बात ही की थी। शादी के कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे से बीते। वो हर वक्त मेरे साथ प्यार मोहब्बत करते रहता। जब उसका मन होता, ना चाहते हुए मुझे उसका साथ देना पड़ता। अब हमारी शादी को 15 दिन हो गए थे। नीलेश चाह रहा था कि हम लोग जल्द से जल्द हनीमून के लिए शिमला चले जाएं और अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करें। मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं भी घूमने के लिए जाऊं, लेकिन शादी में हुए परेशानियों के कारण मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए उन्होंने अभी हमें जाने से मना कर दिया। वो कहने लगे, अगले महीने चले जाना। एक तो शादी पे इतने सारे खर्च हुए हैं, ऊपर से मेरी तबीयत भी कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है और अस्पताल में बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, जिस कारण से इस महीने थोड़ी परेशानी है। ससुर जी की यह बातें सुनकर मेरा मूड खराब होना चाहिए था, लेकिन मैं उनकी बात को समझी। परंतु नीलेश, उसने जब यह सुना तो कहा, यह क्या बात हो गई? मैं पहला इंसान थोड़ा ना हूँ जो कि हनीमून पर जाने की बात कर रहा हूँ। शादी के बाद तो सभी लोग हनीमून पर जाते हैं, एक महीने बाद कौन जाता है? मैंने कहा, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तुम देख नहीं रहे हो पापा की तबीयत ठीक नहीं है। थोड़े ठीक हो जाएंगे तो फिर हम लोग अगले महीने घूमने के लिए चले जाएंगे। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने जब उसे बहुत ही प्यार से समझाया तो वह मान गया और मुझे अपनी बाहों में भरकर कहने लगा, ठीक है मैडम जी, अगले महीने ही चलेंगे, लेकिन तब तक हम यहीं पर हर रोज हनीमून मनाएंगे। बस उसे एक ही काम आता था, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करना और मुझ पर प्यार लुटाना। धीरे धीरे अब मुझे भी यह सब अच्छा लगने लगा था। वह जब जब मेरे करीब आता तो मैं उसे करीब आने देती। फिर एक महीने बाद अब मेरे ससुर की तबीयत काफी ठीक हो गई थी। नीलेश बहुत ही खुश हुआ कि अब हम लोग हनीमून पर जाएंगे। उसने तैयारी स्टार्ट कर दी। मैं भी खुश थी, लेकिन फिर अचानक ही किचन में नाश्ता बनाते वक्त मुझे चक्कर आने लगे। मैं दौड़कर वॉशरूम में गई तो मुझे उल्टियां भी होने लगी और मेरी ये उल्टियां ऐसी हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कुछ भी खाने की कोशिश करती तब ये उल्टियां हुए जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे क्या हो गया। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करने लगी। पहले तो मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन जब 2-3 दिन तक मेरी यही हालत रही तो फिर मैं काफी घबरा गई और मेरी इस हालत पर मुझसे भी ज्यादा घबराहट और टेंशन मेरे पति नीलेश को हो रही थी। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गई और फिर मेरा चेकअप करने के बाद लेडीज डॉक्टर ने जो बात
मुझे सुनाई, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि मैं 1 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी। सास भी यह खबर सुनकर मेरे साथ बहुत ही खुश हो गई, और अब डॉक्टर ने मुझे सख्त हिदायत दी थी मैं अपना ख्याल रखूं और किसी भी तरह का कोई यात्रा ना करूं। मेरे आने वाले 4 महीना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले थे, इसलिए मुझे अपने आप पर विशेष करके ध्यान देना था। प्रेग्नेंट होने की बात जब नीलेश को पता चली, वो कहने लगे, यह क्या बात हुई? मानता हूँ कि प्रेग्नेंट हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं। हम लोग घूमने के लिए चलते हैं और फिर अच्छे से घूम फिर कर आ जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने जाने के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। मुझे नीलेश की बात सुनकर आश्चर्य लगा। मैंने कहा, मुझे पता है कि हम लोग घूमने जाने वाले थे और मेरा भी बहुत मन था, लेकिन जब अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, आने वाले 4 महीने मुझे बहुत ही संभल कर रहना है। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि मैं अभी ट्रैवलिंग ना करूं। यह मेरी पहली प्रेगनेंसी है और अगर इसमें सावधानी बहुत ही जरूरी है। अगर एक बार भी समस्या हो गई, फिर हर बार मुश्किलें आते जाएगी, और इसलिए मैं अब कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर नीलेश एकदम गुस्से में आ गया और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, यह सारा काम तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। नीलेश की यह बात सुनकर मेरे दिल को एकदम से धक्का सा लग गया। यह इसने कैसी बातें कर दी, और मैं सोचने लगी, क्या मैं बुरी लड़की हूँ? क्या मैं कैरेक्टरलेस हूँ? इसने इतनी बड़ी बात मुझे कह कैसे दी? अभी मैं सोच ही रही थी कि उसके कहे अगले सप्ताह मेरी आंखों में आंसू ला दिए। वो कहने लगा, लोग तो 1 साल तक अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करते हैं, और एक तुम हो, अभी से यह तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? क्या 1 साल के बाद यह सब कुछ नहीं हो सकता था? मैंने कहा, लेकिन नीलेश, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि यह सब चीज हम दोनों की मर्जी से हुआ है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें इतनी जल्दी पेरेंट्स बनने की खुशी दे दी। नहीं तो कभी कभी खुशियां आने में काफी वक्त भी लग जाता है। और रहा सवाल घूमने का, घूमना फिरना तो सारी जिंदगी होता ही रहेगा। क्या जिनके बच्चे हो जाते वह लोग घूमते नहीं है? तो मेरी बात सुनकर कहने लगा, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है और चुपचाप से देखो, इस चीज को इतना मत बढ़ाओ। चलो तुम्हारा अबॉर्शन करवा देता हूँ, कुछ दिन के बाद बच्चा फिर पैदा हो जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। मैंने कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा, मैं किसी भी कीमत पर बच्चे का कत्ल नहीं करूंगी। वो कहने लगा, तो फिर प्रेगनेंसी में भी औरत सब कुछ करती है, घूमती है, फिरती है और अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। उसकी बात सुनकर मैंने भी साफ कह दिया, बात सच है, लेकिन मुझे डॉक्टर है कि सख्त हिदायत मना किया है कि अभी मैं ट्रैवलिंग बिल्कुल भी ना करूं, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। और शिमला के रास्ते तो तुमने देखे ही हैं, कितना डरावना उतार चढ़ाव वाला पहाड़ी इलाका है, और वहां पर इतना एडवेंचर है। मैं इतना बड़ा रिस्क कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं ले सकती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो हम फिर से घूमने के लिए चले जाएंगे। लेकिन नीलेश को मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उसने अपना मूड पूरी तरह से खराब कर लिया। अगली सुबह मेरी सास ससुर को भी सारी बातों का पता चल गया। उन्होंने हमें यात्रा पर जाने से सख्त मना कर दिया। मेरी सास कहने लगी, अभी इस हालत में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो उनकी बात अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए मैंने कोई भी नाराजगी नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे पता था मेरी सास मुझे जो कह रही है बिल्कुल ही सही कह रही है। लेकिन मेरे पति समझने को तैयार ही नहीं थे। फिर भी उनके पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए अब वह हर वक्त मुझसे खफा रहने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर लिया हो। पहले मेरे पति जो मुझसे बहुत ही प्यार भरी बातें करते थे, अब उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं होने लगी। उनका व्यवहार एकदम से मेरे लिए बदल चुका था। प्रेग्नेंट होने के कारण ऐसे समय मुझे हर वक्त तरह तरह की चीजें खाने का मन होता था। कभी मुझे खट्टा खाने का मन करता, तो कभी रात में मुझे आइसक्रीम खाने का मन करता, और कभी कभी तो मुझे आधी रात को रसगुल्ला खाने का भी मन होने लगता था। कब मेरा मन क्या खाने को कर जाए यह मुझे खुद भी पता नहीं होता था। और जब भी मुझे इस तरह की चीजें खाने का मन होता, मतलब कि जब भी मुझे खट्टा खाने का मन करता, मैं नीलेश को लाने के लिए कहती। वो मुझे कहता, तुम्हारा यह ड्रामा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब देखो तुम्हें कभी कुछ तो कभी कुछ खाने का मन करने लगता है। मुझे इस तरह के चोचले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो तुमने मेरा सारा प्लान चौपट करके रख दिया।
ऊपर से तुम हर दिन तरह तरह की फरमाइश करती हो, मुझसे ये सब नहीं होगा। यह सब कहकर नीलेश अपना पल्ला झाड़ लेता था, लेकिन मैं क्या करती। मेरी तबीयत ऐसी थी कि अगर मैं कुछ खाती तो फिर मुझे उल्टियां होना स्टार्ट हो जाती थी। मुझे हमेशा लगता था कि नीलेश मेरे लिए मेरी पसंद की चीज लेकर आए, लेकिन यह हो नहीं पा रहा था। एक बार मैं नीलेश से बहुत ही जिद की कि आज मुझे किसी भी कीमत पर गोलगप्पे खाना है, सो तुम मुझे लाकर दो, लेकिन उसने मुझे गोलगप्पे लाकर नहीं दिए। यह देखकर मेरे मन को इतनी तकलीफ हुई कि मैं जोर जोर से रोने लगी, और पता नहीं क्यों मैं यह भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर एक गोलगप्पे के लिए मैं इतनी क्यों रो रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं रोते ही रहूं। फिर मुझे समझ में आया कि शायद हो सकता है प्रेग्नेंट होने के कारण मेरे अंदर यह सब हो रहा है। चाहकर भी औरत अपने बस में नहीं होती है। आज मैं सारी रात रोते रही और नीलेश करवट बदलकर सोता रहा। रोने के कारण सुबह मेरी आंखें पूरी तरह से सूज गई थी, और फिर सुबह जैसे मेरे सास ससुर ने मुझे इस तरह से देखा, मुझसे पूछने लगे कि बहू आखिर क्या बात है, तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही रोई हो। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब मेरे सास ससुर मुझसे बार बार यही सवाल करने लगे, मजबूरन मुझे अपनी सास को सारी बातें बतानी पड़ी। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, यह क्या बात हुई, आखिर नीलेश ने तुम्हारी इच्छा पूरी क्यों नहीं की, तुम्हें तुम्हारे मनपसंद चीज लाकर क्यों नहीं दी। ऐसी हालत में औरतों को तो खुश रहना चाहिए। फिर अगले दिन मेरी सास ने मुझे प्लेट भरकर गोलगप्पे दिए थे, और अब जब भी मुझे कुछ खाने को मन होता तो मैं अपने सास को कह देती थी, और वो मुझे लाकर देती भी थी। लेकिन इधर से अक्सर अब ऐसा होने लगा था कि रात के वक्त मेरा जी मचलने लगता था, और फिर जैसे नीलेश मेरे करीब आता मुझे उल्टियां शुरू होने लगती थी। ऐसे मौके पर मेरे पति को मेरी हालत समझनी चाहिए थी, लेकिन उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस अपने ही मतलब था, बस उसका काम हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद चाहे मेरी हालत कैसी भी क्यों ना हो जाए। जैसे ही मुझे उल्टियां जैसी लगती, मैं जल्दी से दौड़कर वॉशरूम में चली जाती थी, और फिर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती नीलेश का मुंह लटकाए हुआ चेहरा देखना पड़ता। लेकिन उल्टियां होने के कारण मेरे शरीर में एक जगह भी ताकत न रह जाती, और मैं निढाल होकर बेड पर आकर बैठ जाती। मुझमें इतना भी ताकत नहीं रहती कि मैं खुद से पानी लेकर पी पाती, और फिर जैसे भी नीलेश को एक गिलास पानी देने के लिए कहती, नीलेश मुझे पानी देने के बजाय यह कहता कि मेरा दिमाग खराब मत करो, अच्छा खासा मूड को तुमने सत्यानाश करके रख दिया, जब देखो तुम्हें बस उल्टियां होती रहती है। यह कहकर वह चादर ओढ़कर सो गया, और मैं बस आंखों में आंसू लिए पूरी तरह से रो रही थी, हाँप रही थी। एक तो शादी के साथ घर की जिम्मेवारी, ऊपर से इतनी जल्दी प्रेगनेंसी, मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से बदल चुकी थी। 2 महीने में ही मैं क्या से क्या हो गई थी। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नीलेश तो चादर ओढ़कर सो चुका था, और अब मैं किसी तरह से दीवार पकड़ पकड़ कर किचन में गई, और फिर खुद ही पानी निकालकर गटक गटक कर पीने लगी, और अब इसी तरह से समय बीतने लगा। जैसे तैसे करके जब मेरे 6 महीने पूरे हुए तो अब मेरा पेट पूरी तरह से बाहर आ चुका था। मैं जब नीलेश को कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो क्योंकि मुझे चेकअप करवाना है, वो मुझे गुस्सा होकर कहने लगता, तुम इस हालत में बिल्कुल भी बेकार लग रही हो, मुझे तो तुम्हें बाहर ले जाने में भी शर्म महसूस हो रही है, न जाने लोग मुझे किन किन नजरों से देखेंगे। तुम एक काम करो, मम्मी के साथ चली जाओ। यह कहकर उसने अपने पास से कुछ पैसे निकाल कर मेरे हाथों में रख दिए। मैंने उसे बहुत ही मनाने की कोशिश करती और कहती, आखिर इन सब में मेरी क्या गलती है, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। और अब इसी तरह दिन बीतने लगा था। देखते देखते 9 महीने पूरे हो गए। 9 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मुझे उल्टियां ना हुई हो। लेकिन फिर मेरे सब्र का फल भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छे से दिया। उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर स्वस्थ बेटा दिया, और जब मुझे बेटा पैदा हुआ तो इन 9 महीनों में पहली बार मैंने नीलेश के आंखों में खुशी देखी। उस दिन नीलेश के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। सबसे पहले तो उसने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया था, उसे बहुत ही प्यार कर रहा था। आखिर औलाद तो औलाद ही होती है, कोई बाप अपनी औलाद से कैसे दूर रह सकता है। सब लोग बहुत ही खुश थे, और अब मैं घर आ गई थी। मुझे मेरा बेटा ऑपरेशन के द्वारा हुआ था, इसलिए मुझे चलने फिरने में बड़ी ही तकलीफ हो रही थी। पूरा दिन तो मेरी सास ननद और घर के नौकरानी मेरा ख्याल करती थी, लेकिन रात को जब मुझे वॉशरूम जाना पड़ता तो नीलेश मेरा हाथ तक नहीं पकड़ता था। मैं उसे कहती, प्लीज थोड़ा मुझे बाथरूम जाने में सहारा दे दो, तो वो मुझे साफ कह देता कि मैं सब नहीं कर सकता, तुम अपना काम खुद कर लो। फिर मैं बड़ी ही मुश्किल से बेड पर से उठती
उठती थी, फिर दीवार पकड़ पकड़ कर सहारे लेते हुए वॉशरूम जाती थी। मुझे डर भी लगता था, कहीं मैं गिर गई तो मुसीबत आ जाएगी। किसी तरह मैं वॉशरूम गई थी और अब मैं बहुत ही मुश्किल से वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर बैठी थी और बुरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और मैं बुरी तरह से हाँप रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ही मेरा बेटा नींद से जाग गया और रोने लगा और मैं उस वक्त शायद नीलेश भी गहरी नींद में था। लेकिन जैसे नीलेश ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, वो उसे चुप कराने और पकड़ने की बजाय उल्टा मुझे कहने लगा, प्लीज उसे चुप कराओ क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस में जाना है। नींद न पूरा होने के कारण मुझे ऑफिस में काम करने का मन भी नहीं करता है, जिस कारण से बॉस की बातें कहने को मौका मिल जाता है। मैंने कहा, बस थोड़ी देर उसे पकड़ लो, तुम देख ही रहे हो कि मेरी क्या हालत हो गई है। तो कहने लगा, अब बस भी करो यार, तुम्हें तो पता है बच्चों को संभालना मेरे बस की नहीं है, मैं सब नहीं कर सकता। पकड़ो भाई इस अजीब मुसीबत को। रात को सभी के यहाँ सोने का माहौल होता है और हमारे यहाँ हर रात यही माहौल होता है। और फिर यह कहकर नीलेश ने तकिया उठाया और फिर बाहर चला गया। मेरा बच्चा मिट्ठू बस रोए जा रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे उठाकर अपने बेड के पास रखा और फिर उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और सोचने लगी, क्या यह होती है मर्द की मोहब्बत? यह उसी की औलाद थी, कोई बेगाना तो ना था। कैसे मैंने पूरे 9 महीने इसे अपने जिस्म का हिस्सा बनाया था और एक मौत के बीच से गुजर कर इसे जन्म दिया था। क्या एक बाप का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो मेरी ऐसी हालत को देखकर मुझ पर तरस खा लेता? फिर जैसे तैसे दिन गुजरने लगे और अब मिट्ठू पूरे 2 महीने का हो गया था। घर में बच्चे का नामकरण हुआ, उसका हवन हुआ। यह 2 महीने में कैसे बिताए थे सिर्फ मैं ही जानती थी। बेशक मेरी सास बहुत ही अच्छी थी, लेकिन 10 दिन के बाद ही उसने मुझसे कह दिया, थोड़ा सा तुम भी किचन में चली जाया करो क्योंकि नीलेश को तुम्हारे ही हाथों के नाश्ते की आदत है। मैं नाश्ता बनाकर देती हूँ तो 100 नुक्स निकाल देता है। और अब तो जैसे ही पूजा पाठ और बच्चे का नामकरण हुआ, घर में पूजा भी मुझे ही करना था। मेरी मुश्किलें थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन भर मैं घर का काम करती और रात में मेरा बेटा मिट्ठू मुझे सोने ना देता। और उस दिन भी मिट्ठू के पेट में रात के समय अचानक से बहुत ही दर्द होने लगा। वो बार बार सोता और फिर उठकर रोने लग जाता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था और सुलाते सुलाते शायद रात के 2 बज गए थे। मैं खुद भी नींद से बेहाल हो चुकी थी और अब जैसे मैं गहरी नींद में जाने वाली थी, अचानक से नीलेश मेरे करीब आ गया और मेरे ऊपर अपनी जिस्मानी ताकत दिखाने लगा। लेकिन मेरी आंखें तो नींद से चूर हो रही थी। सो मैंने उसे कहा, प्लीज नीलेश मुझे सोने दो। तो वो मुझे कहने लगा, बकवास मत करो, 2 महीने से बस तुम्हारी शक्ल ही देख रहा हूँ। जरा भी नखरे दिखाने की कोशिश की तो फिर वह रात नीलेश ने मेरी एक ना सुनी और मजबूरन उस रात उसके मोहब्बत की भेंट चढ़ गई। लेकिन अभी मुझे सिर्फ सोए हुए 1 घंटा ही बीता था। मिट्टू उठकर फिर से रोने लगा और फिर उसकी आवाज सुनकर मुझे फिर से उठना पड़ा। मुझे तो बहुत ही रोना आ रहा था और मैं सोच रही थी, क्यों सारी कुर्बानियां सिर्फ औरतों को ही देनी पड़ती है। सुबह के 7 बजते मेरे काम स्टार्ट हो जाते थे और वह काम रात के 9 बजे तक चलता रहता था। उसके बाद मैं मिट्टू को गोद में लेकर कमरे में चक्कर लगाते रहती थी, फिर जाकर वो कहीं सोता था। मेरी हालत तो ऐसी हो रही थी कि जैसे लगता था मैं चक्कर खाकर अब गिर जाऊंगी। मिट्टू को बेड पर लेटाकर मैं कमरे से बाहर निकल गई थी, क्योंकि सास ने पहले ही कह दिया था अब पूरे के पूरे घर को अच्छे से संभाल लो। इसलिए मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी रात में ही करके रखने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि नीलेश को भी सुबह सुबह ही ऑफिस जाना होता था। पूरा दिन तो मेरा घर संभालने और मिट्टू को संभालने में ही निकल जाता था और फिर रात को नीलेश की अलग ही मोहब्बत जाग जाती थी। मैं उसे कई बार कह चुकी थी कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें तो पता ही है, कुछ तो मुझ पर एहसान करो। लेकिन शायद उसे मेरी इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा मुझसे वह शिकायत करने लगता, सारा दिन तो तुम औरों को देती हो, मेरा ख्याल कब रखोगी? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ और तुम हो कि इतने चाहने वाले पति को मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं दे देती? और तुम तो जब देखो नखरे ही दिखाते रहती हो। और फिर मैं सब सुनकर चुप हो जाती थी। दिन रात की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं थक चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी फीकी पड़ने लगी थी। मिट्टू रात भर जगाता था और दिन भर सोता था। मिट्टू के कारण रात भर मुझे जागना पड़ता था और अगर मैं सोचती हूँ कि दिन में थोड़ा आराम कर लूँ तो वह भी मेरे नसीब में नहीं था, क्योंकि मुझे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मेरी आंखों के नीचे हल्के गहरे काले निशान पड़ गए थे
और अब तो बात बात पर नीलेश मुझे ताना भी देने लगा था और हर वक्त कहता था कि तुमने तो एक ही बच्चे के बाद अपना फिगर इतना खराब कर लिया, तुम कितनी मोटी और भद्दी लगती हो, थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें पता है ना मुझे मोटी लड़कियों से कितनी चिढ़ है, प्लीज खुद को अच्छे से मेंटेन करके रखो ना। जाने क्यों नीलेश इधर से इस तरह की बातें कर रहा था और फिर चिड़चिड़ा सा भी होने लगा था, जबकि घर के और बच्चे की जिम्मेदारियां संभालने के बावजूद जब भी नीलेश घर आता तो मैं पहले से अच्छे से सज संवर कर तैयार होकर रहती थी, लेकिन आजकल मैं उसे बहुत ही अजीब लगने लगी थी। फिर इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत गए। मिट्ठू अब आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा था। कभी कभी चलते चलते वह गिर भी जाता था। सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन नीलेश का व्यवहार अब मेरे प्रति पूरी तरह से बदल चुका था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे मुझसे या फिर मिट्ठू से उसे कोई मतलब ही ना हो। अब वह अक्सर ऑफिस से जब भी आता तो खाना खाकर ही आता, या फिर कभी खाना खाकर नहीं आता। ऑफिस से आते घर से निकल जाता और मुझे कहता दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए वहां से खाना खाकर आऊंगा, और फिर वह चला जाता। मैं तो कई बार उसे कह चुकी थी कि प्लीज मुझे और मिट्टू को कहीं घुमाने के लिए ले चलो, क्योंकि घर में रहते रहते बोर हो गई हूँ। नीलेश मुझे कहता आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ, ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो मम्मी पापा के साथ घूमने चली जाया करो। यह कहकर वह तैयार होकर दोस्तों के पास चला जाता था और फिर रात को देर से घर आता था। कभी कभी तो रात के 2 बजे तक घर आता था और मैं उसका इंतजार करते रहती थी। लेकिन एक दिन जब वह घर आया तो पूरी तरह से नशे में था। उसे नशे में देखकर मैं उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगी थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर चुट्टी काटकर कहने लगा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम, अभी तक सोई क्यों नहीं हो? अब मुझे सब नहीं हो रहा था। उसे मैंने कहा, यह क्या तमाशा लखा रखा है, आप रोज रात को 2 बजे आते हैं, और ऐसा कौन सा दोस्त है आपका जो कि रात रात भर बाहर आवारागर्दी करते रहते हैं? क्या उनकी पत्नियां उनसे पूछती नहीं है? मेरे जले भुने शब्द को सुनकर नीलेश भी गुस्सा करने लगा। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या सारी रात में तुम्हारे पास ही बैठा रहूं? अब क्या तुम कहीं आने जाने पर भी रोक लगा दोगी? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नीलेश हर चीज की हद होती है। आप हर दिन अपने दोस्त से मिलते हो, पार्टी करते हो, मेरा भी तो मन होता है कि मैं भी कहीं घूमने जाऊं या फिर आप मुझसे बातें करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कब होता है? जब देखो मिट्ठू मिट्ठू करते रहती हो। मैं नीलेश की बात सुनकर हैरान हुई थी। मैंने कहा, आप तो अपने बच्चे से ही चलते हैं। वह कहने लगा, बस करो भी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे से जलूंगा? बस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ, ऑफिस से थका आता हूँ तो मुझे रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ, और अब तुम्हें यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर अपने कपड़े बदलकर सो गया। अगले दिन जब मैं उसके कपड़े धोने लगी, उसके शर्ट की पिछली जेब में लिपस्टिक का निशान देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने उस शर्ट को वैसे ही रहने दिया। पूरा दिन मेरा दिमाग गुस्से के मारे खौलता रहा। मुझे याद आने लगा था, अब नीलेश ने अपने मोबाइल में कोड भी लगा रखा था। पहले कभी नहीं लगाता था। इधर से तो वह अक्सर कमरे में बैठ फोन पर हंस हंस कर बातें करता था, और जब मैं कमरे में मिट्ठू को सुलाने के लिए आती तो जल्दी से फोन को बंद कर देता था। कहता था, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। जब मैं पूछता किसका फोन है तो कहता दोस्त का फोन है, और फिर बात को जल्दी से बदल देता था। आज रात को जब नीलेश ऑफिस से वापस आया, आते ही मुझसे कहने लगा, मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा। मैंने कहा, आज शाम कहीं नहीं जाएंगे? तो वह कहने लगा, फिर तुम्हारा वही रोज का तमाशा शुरू हो गया। वह यह बात गुस्से से मुझसे कर रहा था। तुम अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अलमीरा से उसका वह शर्ट निकाली और उसके ऊपर फेंक दी। वो मुझे कहने लगा, यह क्या बदतमीजी कर रही हो तुम, मेरे साथ यह किस तरह का व्यवहार कर रही हो? शर्ट उसके मुंह पर जाकर लगी थी और फिर वह जमीन पर गिर गई थी। वह मुझे गुस्से से देख रहा था। मैंने वह शर्ट पकड़े और उस पर लिपस्टिक के निशान को दिखाए। फिर जैसे उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसका रंग उतर गया। मैंने कहा, यह दोस्त है जिससे तुम रोज मिलने जाते हो? कौन है ये लड़की? वह मुझसे नजरें चुराने लगा। तो मैंने कहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन है ये लड़की जो आपके इस हद तक करीब है? मेरी आवाज ना चाहते हुए भी नमी में उतर आई थी और मेरे आंखों में आंसू बहने लगे थे। फिर मैंने कहा, क्या कमी है मेरी मोहब्बत में जिस कारण आपने मुझे ये सिला दिया? मेरी बात को सुनकर थोड़ा मुस्कुराया, फिर मेरे पास आकर कहने लगा, कौन सी मोहब्बत की है तुमने मेरे साथ? अपने पास तो आने नहीं देती थी। 1 महीने बाद तुम्हें बच्चा पैदा करने का शौक हो गया। मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था
मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। हम चुपचाप से अबॉर्शन करवा लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता। बच्चे का क्या है, 3-4 महीने बाद फिर हो ही जाते। लेकिन तुम नहीं मानी, तुम पर तो भूत सवार था और बस एक ही बात कहती थी, बच्चा खराब करना पाप होता है। तुम यह पाप किसी कीमत पर नहीं करोगी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तुम मेरी बात मानती, अबॉर्शन करवा के मेरे साथ हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाती और अपनी लाइफ को एंजॉय करती। मेरी औलाद थी ना, फिर हो जाती। लेकिन तुम्हें मेरी पत्नी बनने से ज्यादा माँ बनने का शौक था। फिर आईने के पास ले जाकर मुझे कहने लगा, देखो खुद को आईने में देखो, अपना हुलिया कैसा बना रखा है। तुम्हारे कपड़े से खुशबू की जगह पर किचन के मसाले की बदबू आती है। रात को तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें शायद कुछ जानने की फिक्र सताते रहती है। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर मम्मी पापा के नाश्ता देने का फिक्र सताती है। तुम्हें सबकी परवाह है सिवाय मेरे। अगर मैं थोड़ी सी दिल्लगी करने लगा हूँ तो आज तुम सवाल पर सवाल कर रही हो। मैं तो नीलेश की बात सुनकर जितना हैरान हुई थी उतना ही कम था। मैंने कहा, यह घर किसका है? मैं किसके घर को संभाल रही हूँ? किसके माँ बाप को सुबह नाश्ता देने की मुझे फिक्र सताते रहती है? मेरी हुलिया पर सवाल कर रहे हो? मैंने किसकी औलाद को पैदा किया है जिस कारण से मेरे चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है? मेरी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके हैं। मैं कहकर रोने लगी थी, मुझे हिचकियां होने लगी थी। अब मैंने उसका गिरीबान पकड़कर पूरी तरह से झंझोर दिया था, यहाँ तक उसके शर्ट के सारे बटन टूट गए थे। मैंने कहा, मैं इस घर में क्या हैसियत रखती हूँ? नौकरानी हूँ तुम्हारी, या तुम्हारे माँ बाप की, या तुम्हारी बहन की? जब आती तो पूरे टेबल में वैरायटी सजा देती हूँ। मिट्ठू मेरा बेटा है, क्या तुम्हारा कुछ नहीं लगता? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा घर संभाल रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को संभाल रही हो। तुम होते कौन है मेरे साथ बेवफाई करने वाले? मैं उन औरतों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो इस तरह के मर्द के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं और उसके साथ जिंदगी की गाड़ी को बेमतलब का धकेलते रहूं। मेरा यह कहना था कि उसने अपने गिरबान से मेरा हाथ छुड़ाया और मुझे पीछे करके कहने लगा, ठीक है, जब दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो मेरी हर बात को मानना होगा, ऐसे ही बिताना होगा, क्योंकि मैं अब काव्या को कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं नीलेश की बात को सुनकर चकरा कर रह गई थी। मैंने कहा, ठीक है। मैं अलमीरा से अपने कपड़े निकालकर बैग में डालने लगी थी। यह देखकर मेरे पास आया और मेरे बाजू को पकड़कर मुझे कहने लगा, सोच समझकर घर से बाहर कदम निकालना। अगर तुम गई तो तुम्हारी जगह काव्या ले लेगी और मैं उससे शादी कर लूंगा। यह सुनना था कि मैं तो अगला सांस लेना ही भूल गई थी। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था। हमारे शोर शराबे से मिट्ठू उठ चुका था और वह लगातार रोए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे चुप नहीं कराया क्योंकि मैं खुद भी फुट फुट कर रो रही थी। हम दोनों की रोने की आवाज सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मिट्ठू को क्यों तड़पा रही हो? मैंने कहा कि आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? वो मुझसे पूछने लगी, तुम्हें क्या हुआ और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा, मेरे होते हुए आपका बेटा दूसरी औरत के पास जाता है। यह सुनना था कि मेरी सास गुस्से में आकर नीलेश को फोन करके उसे घर पर बुला लिया। यह सारी बात मेरे सास ससुर दोनों को पता चल चुका था। नीलेश फिर जब घर आया तो मुझे कहने लगा, तुमने मम्मी पापा को यह बात बताकर अच्छा नहीं किया। यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए थी। अगर यह बात कमरे के अंदर ही रहता तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने गुस्से में आकर मुझे डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया और मुझे कहा, मैं तुम्हें अभी कभी डाइवोर्स देता हूँ। यह सुनकर मेरे ससुर ने नीलेश के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगे, क्या बकवास है, जरा सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को डाइवोर्स देने की बात करता है? लेकिन वो तो उस लड़की के प्यार में अंधे हो चुके थे। मेरा सब कुछ लुटकर बिखर चुका था और फिर मैं उसी हालत में घर से बाहर निकल गई। ना मेरे सर पर दुपट्टा था, ना ही मेरे हाथों में कोई सामान और ना ही गोद में मेरा मिट्ठू था। मैं रोते हुए सड़क पार की और फिर रिक्शा पर सवार होकर अपने मायके चली गई। आधी रात को मुझे रोता हुआ देखकर मेरे माँ बाप बहुत ही परेशान हो गए। मेरा भाई मुझसे वजह पूछने लगा। मैं अपने भाई को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, मुझे नीलेश ने डाइवोर्स देने का फैसला किया है। यह खबर मेरे घर वालों पर कयामत की तरह टूटी थी। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था नीलेश का मेरे भाई के साथ। उसने कहा, अगर तुम्हारी बहन को अपना घर बसाना तो उसे बोलो कि चुपचाप से घर पर आ जाए, वरना 3 महीने के बाद मैं उसको डाइवोर्स का नोटिस भेज दूंगा। मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। जहां तुमने बात डाइवोर्स की है, अब इस बात को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे घर नहीं जाएगी। हर दिन मुझे मिट्ठू की याद सताते रहती थी। 1 साल का तो था, लेकिन मैंने दिल पर पत्थर रख लिया था, क्योंकि अगर उसे भी अपने साथ ले आती तो नीलेश को भी कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता।
कोई भी दूसरी औरत किसी का बच्चा नहीं पालती। 15 दिन हुए थे मुझे मायके में बैठे हुए, जब मेरे सास ससुर मिट्टू के साथ लेकर आए थे। वह बस रो ही जा रहा था। उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह से तड़प उठा था। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ बढ़ती, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे इशारे करके कहने लगा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इन लोगों से बातें करता हूँ। तभी मेरी सास कहने लगी, बहू हमारे साथ वापस चलो, कहीं नीलेश ने उस लड़की से शादी कर लिया, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, अपने घर को संभाल लो। यह सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। एक बार सोचा कि वापस लौट जाती हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन ही क्यों कुर्बानी देते रहे, नीलेश शादी कर सकता तो मेरी बहन भी दूसरी शादी कर सकती है। अपने बेटे से कहो कि बाकी की कार्रवाई भी कर दे, मेरी बहन भी अब उससे आजाद होना चाहती है। यह सब सुनकर मेरी सास रोने लगी, कहने लगी, पिट्ठू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। थोड़ी देर तक मेरी सास ससुर मुझे साथ चलने के लिए जिद करते रहे, लेकिन जब मैं अपने फैसले पर से ना हटी तो मेरे सास ससुर वापस चले गए। समय यूं ही बीतने लगा। मैं हमेशा अपने बच्चे को याद करके उदास रहती थी, लेकिन मेरा भाई हमेशा मुझे समझाता था, थोड़ा सब्र करो और चुपचाप से बैठी रहो। अगर तुम यूं ही चली गई तो फिर नीलेश को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और वह तब भी और लड़कियों के साथ संबंध बनाता रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ जाएगी कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 महीने बाद नीलेश मुझे लेने आया और इत्तेफाक से दरवाजा मैंने ही खोला तो देखा उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। वह मुझे देखते ही शर्मिंदा हो गया। उसे देखकर मैं दरवाजा बंद करना चाही, उसने अपना हाथ दरवाजा बंद करने से रोका और मुझे कहने लगा, भगवान के लिए एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें 15 दिन से लगातार फोन कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रही हो। मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं पहले भी यहाँ पर आया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे देखते ही दरवाजा फिर से बंद कर लिया था। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। यह कहकर नीलेश दरवाजा को धक्का देकर अंदर चला आया। उसकी शोर की आवाज सुनकर घर के सारे सदस्य अपने अपने कमरे से बाहर आ गए थे। मेरा भाई तो नीलेश को देखते ही परेशान हो गया और गुस्से से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? नीलेश कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। यह सुनकर मेरा भाई और भी गुस्सा होकर कहने लगा, उस पत्नी को जिसे तुमने रात को डाइवोर्स की धमकी देकर घर से निकाल दिया था? पहले तो तुमने इतने सारे लड़ाई झगड़ा किया और अब तुम मेरी बहन से माफी की गुंजाइश मांग रहे हो। नीलेश कहने लगा, एक बार मुझे अपनी पत्नी से बात करने दीजिए, मैं इससे बात करूंगा और फिर इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आज मैं इसके बगैर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मेरा भाई मुझे बार बार कह रहा था कि तुम कमरे में जाओ, और फिर जब मैं कमरे में जाने लगी तो नीलेश ने अगली बात सुनकर मेरे कदम एकदम से लड़खड़ाने लगे। वो कह रहा था, मिट्टू बहुत ही बीमार है और अस्पताल में एडमिट है, मेरा बच्चा मर जाएगा, भगवान के लिए मेरे साथ चलो। यह सुनना था कि मैं तड़प कर पीछे पलटी थी। मैंने कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, जब से तुम गई हो बुखार ही नहीं उतर रहा है, वह बहुत ही कमजोर हो गया है। मैं जल्दी से नीलेश के साथ अस्पताल चली गई। 3 दिन तक मैं अपने बेटे के पास अस्पताल में रही। मुझे देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वह मेरे सीने से चिपक कर रहता था और मुझे बार बार मामा कहता था। मैं उसे चूमने लगी, रोने लगी और फिर 3 दिन के बाद उसकी तबीयत काफी अच्छी हो गई थी। उसकी अस्पताल से छुट्टी हुई तो अब मिट्टू के साथ साथ मैं भी घर पर आ गई थी। नीलेश बार बार मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। वह मुझे कह रहा था, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गई कि पत्नी का स्थान कोई नहीं ले सकता है। दूसरी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए लड़कों से दोस्ती करती है और जब उसका मकसद पूरा हो जाता तो वह उसे छोड़ देती है, और मेरे साथ भी यही हुआ। मैं आइंदा तुम्हारे साथ कभी भी कोई बेईमानी नहीं करूंगा। मैंने कहा, नीलेश तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए इस घर में आई हूँ। मेरी बात सुनकर वह बेचैन सा हुआ था। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ही नाराज हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन मुझे हर हाल में तुम्हारा साथ ही रहना है। अब मुझे यहाँ रहते हुए पूरे 6 महीने हो गए थे। नीलेश हमेशा मुझसे प्यार भरी बातें करना चाहता, मुझसे प्यार करना चाहता, लेकिन मैं उससे दूर दूर ही रहती थी और वह इस बात से बेचैन था कि मैं अब उसे कभी प्यार दे पाऊंगी कि नहीं। वह मेरा अब बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगा था। वह मुझे उम्मीद लगाए हुए था कि मैं उसे माफ कर दूं और फिर पहले की तरह उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहूं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, किसी शीशे की तरह, एक बार अगर टूट जाए तो कभी भी उसमें मजबूती नहीं रहती है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।
थैंक यू।